नमस्कार दोस्तों। मैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सब इंस्पेक्टर के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारी सरकार 9,400 भर्तियां बहुत ही शीघ्र निकालने वाली है। दोस्तों, मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि मैं खुद कैसे सब इंस्पेक्टर बना इस बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जो आज का मेरा ये वीडियो है वो मेरे अपने बारे में है कि मैं खुद कैसे सब इंस्पेक्टर बना। नहीं, अभी तो मैं इंस्पेक्टर हूँ। 15 साल के बाद प्रमोशन मिला मुझे, तो अभी तो इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन जो इंस्पेक्टर की भर्ती होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है, वो सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है। इसके बाद जो है प्रमोशन पाता है, इंस्पेक्टर बनता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि मैं खुद कैसे इंस्पेक्टर बना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। मैं पढ़ाई में जितना मेहनत चाहिए कि एकदम खूब ठीक से पढ़े समय दे करके, तो इतनी मेहनत तो मैं नहीं करता था। मेरा जो इंटरेस्ट था वो खेलने में बहुत था। तो गांव का होने की वजह से कबड्डी, गुल्ली डंडा ये सब खूब खेलता था। बीच में क्रिकेट भी आ गया था, तो क्रिकेट भी खूब खेलने लगा था मैं। तो भले दिमाग थोड़ा तेज था, लेकिन उतना समय न दे पाने की वजह से जो है बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कही जाएगी। मैं सेकेंड डिवीज़न हाई स्कूल पास हुआ, और उससे पहले जो है पहले साल हाई स्कूल में फेल भी हो गया मैं। इसके बाद जब इंटर आया तो इंटर में मुझे 49% नंबर मिले। इंटर भी सेकेंड डिवीज़न पास हुआ। ये वो समय था जब जो है लड़के 98%, 99% सबको नहीं मिलता था। तब तो जो सेकेंड भी पास हो जाते थे तो घर वाले काफ़ी खुश हो जाते थे, और बच्चा भी काफ़ी खुश हो जाता था कि हम पास हो गए। अब तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया किसान डिग्री कॉलेज बहराइच में। वहीं रह करके पढ़ाई करने लगा और हॉस्टल में रहने लगा। पढ़ाई शुरू में तो ठीक ठाक हुई, लेकिन फिर वही खेलने की आदत मेरी थी बहुत ज़्यादा। तो पढ़ाई में उतना समय जितना देना चाहिए उतना समय नहीं मैं दे पाता था। लेकिन फिर भी जो पढ़ता था वो समझ में आता था, ठीक से आता था। तो इंटर में जहाँ मेरे 49% नंबर थे, वहीं बीएससी में मुझे 59.34% करके नंबर मिले। अब इसी दौरान जो है भर्तियां भी आने लगी थी, और मेरी शादी हो चुकी थी, गौना भी हो चुका था, तो पत्नी भी घर पे आ गई थी। तो जैसे हर लड़का, जो पढ़ने वाला लड़का है या कम पढ़ने वाला लड़का है, जो भी हो नौकरी के बारे में तो एक बार सोचता ही है। तो मैं भी सोचता था कि मेरी भी कहीं नौकरी लग जाए। उस समय सिपाही हाई स्कूल पास लेते थे, और जो बीटीसी है वो इंटर पास अध्यापक भर्ती होते थे। तो मैं जैसे इंटर पास हुआ तो सबसे पहले मैंने सिपाही में फार्म डाला। जब सिपाही में मैंने फार्म डाला तो जो है मैं जब गया भर्ती देखने के लिए, तो उस समय पहले सारी चीज़ें नाप जोख हो जाती थी, लंबाई सीना वगैरह नाप लिया जाता था। इसके बाद फार्म जमा होता था सिपाही में। तो जब मेरी नपाई हुई तो लंबाई तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन मेरा सीना कम था, तो मैं रिजेक्ट हो गया। सिपाही से मैं रिजेक्ट हो गया। ये सन 97 की भर्ती की बात है। उस समय में बीएससी मेरे ख्याल से थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया था, या सेकेंड ईयर लास्ट रहा होगा। तो फिर जब नहीं हो पाया तो मैं चला आया। बीटीसी में भी फार्म डाला, उसमें भी नहीं हो पाया। और नहीं हो पाया उसका भी कारण था, मैं बीएससी का छात्र था और इतिहास भूगोल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और जैसा हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, वैसे मैं भी करता था कि पता लगा बीटीसी की वांट आई है, फार्म भर दिया, एक किताब पतली सी बीटीसी की ले आए, उसी को पढ़ रहे सोच रहे इसी में से सारा कुछ पूछा जाएगा। तो अब सवाल तो बहुत बहुत मतलब जो है विस्तार से पूछे जाते हैं, और बहुत बड़ा कोर्स होता है जो पूछा जाता है, तो वो नहीं हो पा रहा था। और
फिर मैं जो है चूंकि लंबाई शुरू में मेरी कम थी, इंटर तक मैं बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैं बहुत क्लास में छोटा था सबसे। वो एक्सरसाइज वगैरह मैंने करना शुरू किया। हालांकि मेरे परिवार में भी कोई छोटा नहीं था, पिताजी भी लंबी हाइट के हैं, भैया भी लंबी हाइट के हैं, माता जी की भी हाइट ठीक है, बाबा जी मेरे हाइट अच्छी हाइट के थे, तो उस वजह से बढ़ा या एक्सरसाइज की वजह से भी कुछ मदद जरूर मिली होगी, तो मेरी लंबाई बीएससी में पहुंचते पहुंचते ठीक हो गई थी। अब मुद्दे पर आता हूं मैं। इसके बाद जब सब इंस्पेक्टर का फार्म भरना हुआ, जगह आ गई, 1700 जगहों पर सब इंस्पेक्टर होने थे, और उस समय मैं बीएससी क्लियर कर चुका था, बीएससी क्लियर कर चुका था। और जो है पढ़ाई के नाम पर ठीक से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी उस समय तक। मेरे एक सीनियर थे, एक तो क्या कई सीनियर थे जिन्होंने मुझे बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि ये पतली किताब जो बीटीसी के लिए घूम रहे हो, इसको जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, कभी नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। तो हमने कहा फिर क्या करें, तो उन्होंने किताबों के नाम बताए, किताबों के नाम बताया कि प्रयाग, उस समय प्रयाग का दिग्दर्शन आता था, वो ले लो, प्रतियोगिता दर्पण हर महीने पढ़ा करो, हरदेव बाहिरी जी की हिंदी की किताब ले लो, गणित पे मेहनत करो, रीजनिंग पे मेहनत। गणित मेरी चूंकि हाई स्कूल तक ही गणित थी, लेकिन गणित मेरी ठीक थी, विज्ञान भी ठीक था, तो मैं पढ़ने लगा। अब पढ़ने इस तरह से लगा कि मैं जो है 10 घंटा 12 घंटा तक मेहनत रोज करने लगा घर पे ही, और ये सोचता था कि यार इलाहाबाद में जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो तो बहुत देर तक पढ़ते होंगे। खैर पढ़ाई मेरी ठीक ठाक होती रही। फार्म आया, मैं फार्म भरने जमा करने गया। और एक चीज और बता दूं, जब फार्म उस समय भी जमा होता था सब इंस्पेक्टर का भी, तो पहले लंबाई और सीना नाप लेते थे, और जब नाप में आपकी लंबाई 167.7 उस समय थी और सीना 78.8 और फुलाने पर 83.8, जब इतना पूरा होता था तभी फार्म जमा होता था। मैं थोड़ा सा दुबला था, हालांकि मेरा सीना पूरा था, सीना कम नहीं था मेरा, लेकिन जो अब तो कंप्यूटर से नपाई होती है, उस समय नपाई जो होती थी वो फीते से नापते थे, और जब फीते से नापते थे तो जो चेस्ट है उसके 1-2 सेंटीमीटर नीचे से नापते थे। तो पता लगा अगर आपका सीना 81 है, 82 है, तभी जो है वो 79 मतलब 78.8 वो निकालते थे, लिखते थे। पहले की बात है, काफ़ी 18-19 साल की बात है। तो क्या हुआ कि सीना कम न पड़ जाए, इसलिए जो है मैं नपाई पहले खूब केला खा लिया। अच्छा, ये होता है, आप भी जब नपाई करने जाएंगे तो नपाई करने के पहले भी और बाद में भी अगर आपको डाउट है कि कहीं हमारा सीना कम है, लंबाई में तो कोई जोर नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि सीना हमारा कम है तो मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए। जो डिप्स होती है ज़मीन में उसको लगाइए, जो ज़मीन पे लगाया नहीं जाता है, नीचे ऊपर अप डाउन करके, जो बिम चिनेन अप होता है उसको खींचिए। और जो है इसके साथ साथ ये करिए कि केला खाइए, दूध पीजिए रोज, तो इससे आपका सीना बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज से, केला खाने से, दूध पीने से, चना खाने से, तो इससे सीना आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। और जब आपकी नाप होनी हो उसके आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले अगर आप 1 दर्जन केला, 1.5 दर्जन केला, जितना खा सके उतना खा के और 1-1.5 लीटर पानी पी ले कस के, तो वो आपका सीना 1 सेंटीमीटर अपने आप बढ़ जाएगा। तो मैं भी जो है 1.5 दर्जन केला खा करके और 1-1.5 लीटर पानी पी करके पहुंच गया नपवाने सीना अपना। सीना नापा हमारा, अब भी याद आता है, आरआई साहब ने जब सीना नापा तो उन्होंने कहा 78, फिर कहा फुलाओ, लंबाई तो पहले ही पूरी थी, हमने फुलाया तो उन्होंने कहा 83। अब जो है पास होने के लिए 78.8 चाहिए था, फुलाने पर 83.8 चाहिए था। तो ये हुआ कि हमारा तो सीना कम पड़ गया। लेकिन तब तक वो फिर मेरे सीने की तरफ देखे तो उनको लगा कि यार क्या इसका पूरा तो नहीं नाप, कहा बेटा आओ फिर से नाप दे तुम्हारी। तो हमने कहा नाप दे सर, फिर से नापा तो कहे नहीं इसका लड़के का पूरा है सीना, लिखो।
बिना फुलाए जो है 79 और फुलाने पर जो है 84। मेरा पूरा हो गया। मुंशी से उन्होंने कहा, मुंशी ने 78 काट के 79 लिख दिया, और जो है जहाँ 83 लिखा था उसको काट के 84 लिख दिया। मैं घर चला आया, फार्म लेकर के चला आया। मैं सोचा कि अब तो फार्म मतलब जमा ही हो जाएगा, और घर चला आया। घर जब चला आया, इसके बाद 4-6-10 दिन बीते तो मैं फार्म जमा करने के लिए सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, फार्म जमा करने के लिए गया। जब वहाँ जमा करने के लिए गया पुलिस ऑफिस बहराइच में, तो मेरा फार्म ये कह करके लेने से मना कर दिया कि इस पे जो कटिंग है उस पे जो है इनिशियल नहीं बना है। तो हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी दौड़ के जा रहे हैं, आरआई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, बनवा लेंगे। अच्छा, अब आरआई साहब कोई अकेले हम ही तो नापे नहीं थे, वो तो रोज जो है नाप रहे थे 50 आदमी। अब उनको याद नहीं रह गया, 10-15 दिन बीत गया। हमने जाकर के बताया, हमने कहा सर ऐसे से आपने नापा था हमारा, और पहले 78 आपने लिखा था, इसके बाद 79 किया था, फिर 83 का 84 किया था, इनिशियल नहीं बनाए थे सर, तो इसलिए फार्म जमा नहीं हुआ। वो हंसने लगे, कहना रहे इसमें कौन सी बात है, बिटिया भी बाप के घर है, लाओ फिर से नाप देते हैं। अब हम न केला खाए थे न पानी पिए थे। हुआ क्या कि जब नपवाया, हमने कहा नहीं तुम्हारा 78 ही है, फुलाने पर 83। हमने कहा साहब अपने रजिस्टर में आप देख लीजिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं। रजिस्टर देखे तो रजिस्टर में भी 78 काट के 79 और 83 काट के 84 बना था। वो मुंशी को डांटने लगे कि तुम मेरी नौकरी फंसवा दोगे। उनको लगा कि इसने, मुंशी ने अपने मन से कर दिया। गलती इसमें मुंशी की थी। क्या गलती थी कि जब उन्होंने 78 को 79 किया था, 83 को 84 किया था, तो उसको इनिशियल बनवा लेने चाहिए थे। खैर मेरा रिजेक्ट हो गया। मैं घर चला आया। अब मैं सोच रहा हूं कि कहाँ नपवाने जाऊं। मैं जैसे अगले दिन फिर बहराइच नपवाने के लिए आ रहा, ऐसा पहुंच, मुझे देखते ही भगा दे वो कि तुम भागो, तुम्हारा कम है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, फिर मैंने सोचा कि गोंडा में नपवा लूं। गोंडा के लिए नपवाने गया, वहां जो है हमारा नंबर ही नहीं लग पाया। श्रावस्ती में उस समय जिला नया बन गया था, पुलिस लाइन बहराइच में ही चलती थी। मैं वहां के आरआई साहब से मिला, मैंने कहा सर हमारा नाप दीजिए। उन्होंने कहा यार हम तो नापते वापते नहीं हैं, और अभी फीता नहीं है, डोरा नहीं है, परसों आ जाना, नरसों आ जाना। ऐसा करके वो मतलब 3-4-5 दिन और बर्बाद करा दिए। होते होते जो है, और इधर जब मैं बहराइच में नपवाने जाऊं तो वो भगा दे, हमको पहचान गए थे, वो डांट के भगा दे बार। होते होते क्या हुआ कि आखिरी दिन आ गया। आज ही फार्म का लास्ट दिन था। इधर बाबू, रोज मैं जाता था नपवाने, तो बाबू और नाराज होते थे कि जब तुम्हारा सीना कम है तो क्यों दौड़ रहे हो, तुम दूसरी पढ़ाई करो, मास्टर वास्टर बन जाओ। अब बन जाओ ऐसा बता रहे जैसे कि नौकरी जो है इंतजार कर रही है कैसे, ऐसे बता रहे थे बाबू जैसे नौकरी हमारा इंतजार कर रही है। खैर आखिरी दिन मैं फिर पहुंचा, सबका नप गया। आरआई साहब ने कहा भाई आज आखिरी दिन है, किसी और का बचा हो तो वो बता दे। तो मैं उनके सामने खड़ा हुआ, हमने कहा सर हमारा सीना कम है। ऐसे नहीं कहा हमने अवधि में कहा कि साहब हमारा सीनमा कम है थोड़ा, लेकिन हमारे बाबू मानत नहीं, रोज डांट के हम कहीं पठे देते हैं। मतलब मेरा सीना कम है, मेरे पिताजी मानते नहीं, मुझे जबरदस्ती भेज देते हैं यहाँ, तो आप एक बार नाप दीजिए, हमको तसल्ली हो जाए। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा कम तो है। तो हमने कहा साहब वही नाप के लिख दीजिए आप। अच्छा, इस बीच 1 महीना समय बीत गया था। 1 महीने में खूब दूध पिया था, घर पे केला खाया था, रोज डिप्स मारता था, कसरत जिसको बोलते हैं, दंड। तो उन्होंने कहा अच्छा ले आओ, नाप देते, कागज ले आओ। मैं कागज लेने गया, वहीं फटाफट जल्दी जो है केला रखे हुए था झोले में, खा गया 1.5 दर्जन केला, पानी पी लिया 1-1.5 लीटर, एकदम लगे पाल्टी हो जाएगी, दौड़ते हुए पहुंचा, डिप्स मार दिया, केला और पानी खा के, पानी पीकर और डिप्स मार दिया, फिर पहुंचा। हमने कहा सर नापो। अब वो सीना थोड़ा सा 1-1.5 सेंटीमीटर अपने आप बढ़ा होगा। वो नापा, कहा यार इस लड़के का तो पूरा लग रहा है। तो हम कह हाँ साहब पूरा तो हम कह ही रहे हैं। तो कहा मेहनत किए बेटा। हमने कहा साहब रोज दूध पिए, केला खाए, रोज जो है सर डिप्स मारते थे। कहें हाँ इसका पूरा है। उन्होंने नाप के लिख दिया कि इसका जो है उस पर लिख दिया फार्म पे 78 और फुलाने पर 78.8 और फुलाने पर 83.8।
तो मेरा पूरा हो गया। अब जो है मेडिकल वगैरह बनवा करके फार्म जमा हो गया। फार्म जमा हो गया तो जब फार्म जमा हो गया तो वो परीक्षा कई चरणों में होनी थी। पहली परीक्षा जो है प्री परीक्षा थी। प्री परीक्षा लगभग हर जिले में कराई जा रही थी। मुझे लगता है जो नए जिले बने थे उनको छोड़ दिया जाए, श्रावस्ती में जैसे नहीं हुई तब हमारा बहराइच में हुआ था। हर जिले में परीक्षा कराई जा रही थी। तो करीब 6 लाख 7 लाख लोगों ने फार्म डाले थे। 6-7 लाख लोगों ने फार्म डाले थे। परीक्षा हुई प्री की। प्री परीक्षा जो है पासिंग मार्क जो है 50% पाना था। 150 सवाल थे, 2 नंबर का एक सवाल था और पास होने के लिए 50% नंबर पाना जरूरी था। लेकिन इसी के साथ साथ एक वो दे दिए थे कि जो गलत सवाल होगा उस पर माइनस मार्किंग करेंगे। मतलब 2/3 नंबर काट लेंगे, 1/4 नंबर काट लेंगे या 1/3 नंबर ऐसे मतलब काट लेंगे। अब ये था माइनस मार्किंग का मतलब ये हो जाता है कि आप श्योर नहीं है तो उस पर नहीं लगाएंगे। खैर डिग्री कॉलेज, किसान डिग्री कॉलेज में परीक्षा थी। 5-6 लाख लोग फार्म पूरे उत्तर प्रदेश में डाले हुए थे। मैं गया। पढ़ाई इधर मैंने बहुत कर ली थी, काफ़ी पढ़ता था मैं, रोज़ पढ़ता था 10 घंटा 12 घंटा रोज़। और उसी पढ़ाई की वजह से मेरा समूह गांव में जो है रिटर्न में नाम आ गया था। एक न्यायालय में क्लर्क की जगह आई थी, उसमें भी वेटिंग में मेरा नाम आ गया था। बीएड में मेरा नाम आया था, तो बीएड भी उधर कंप्लीट में कर रहा था। बीएड में एडमिशन ले लिया था मैं। तो जब मैं परीक्षा देने बैठा प्री की, तो हुआ क्या कि पहले राउंड में मैंने कहा जितने मैं जानता हूं एकदम श्योर 60 होंगे उसी पे लगाऊंगा। मैं लगाता चला गया टिक, और लगा करके फिर देखा तो 74 सवाल पर टिक मेरे लग गए थे, ऐसे जो एकदम मैं श्योर था कि एकदम कंफर्म है। अगर वो 75 हो गए होते तो मैं एक भी सवाल ना टेकअप करता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं जो टिक लगा रहा हूं गलत नहीं होगा। अगर मैं श्योर समझ के लगा रहा हूं तो वो, चूंकि परीक्षा में आपकी पढ़ाई काम करती है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत काम करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा हैं, लेकिन होता क्या है कि जब एग्जाम की बात आती है तो डगमगा जाते हैं। तो मैंने 74 पे लगाए। अब चूंकि एक सवाल कम पड़ रहा था तो मैं क्या करता, अब मैंने देखा जो कन्फर्म से थोड़ा कम कन्फर्म वाले थे कि मतलब जो है 99% सही हो सकता है, 98% 95% से उन पे लगाने शुरू किए मैंने। और इस तरह से मैंने 150 सवाल में से 134 सवालों पर टिक मारा। फिर इसके बाद जो है प्री परीक्षा का रिजल्ट आया। रिजल्ट आया, लोगों से मैंने बात किया तो रिजल्ट आया क्या, जैसे आप इंटरनेट पर देख लेते हैं आज एक एक चीज आपको सूचना मिल जाती है, उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी। पुलिस ऑफिस में एक दीवार पर जो है सबके नाम और रोल नंबर लग गए। तो कुछ जो लोगों से बात हुई जो परीक्षा दिए थे, तो कहे यार कोई पास वास नहीं हुआ है, बिना मतलब वहां देखने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने कहा है कोई पास नहीं हुआ है, फिर भी मन नहीं माना। हमने कहा चलो एक बार देख आते हैं, हमारी तो परीक्षा ठीक हुई थी। हमने कहा हो सकता है जो अंदाज के लगाए थे वो सवाल गलत हो गए हों। खैर मैं गया तो मेरा नंबर था मैं प्री पास हो गया था। प्री में नाम था, मैंने अपना नाम देखा। खैर इसके बाद जो है जब प्री हो गया, प्री में करीब प्री बहुत टफ हुई थी, कठिन हुई थी। और उस कठिन होने की वजह से केवल 56,000 लड़के प्री पास कर पाए, जिनको कि देना था ये फिजिकल परीक्षा देनी थी, रिटर्न देना था, इंटरव्यू देना था और डॉक्टरी करानी थी। खैर हुई बात, प्री पास हो गए और भाई तैयारी से लग गए। अब जो है तैयारी शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिए।
फिजिकल की तैयारी, चूंकि फिजिकल जो था वो बहुत टफ था। जो हम लोगों के समय में 2001 बैच के जो सब इंस्पेक्टर हुए हैं उनके समय में फिजिकल बहुत टफ था। जैसे हम लोगों का लड़कों का फिजिकल जो था वो 61 मीटर दूरी तक जो है क्रिकेट की गेंद फेंकनी थी। अब वो गेंद वही फेंक सकता है जो थोड़ा सा शरीर से बलिष्ठ हो, आम वाम तोड़ा हो, बड़े ऊंचे पेड़ों से इमली तोड़ा हो, या क्रिकेट खेला हो। तो हुआ ये कि 61 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो थी। 13 फीट लॉन्ग जंप करना था कम से कम पास होने के लिए। और जो वो लट्ठे जैसा होता है, चीनी नप उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे लट्टान टाइप का, उस पे जो लटक करके सीना ऊपर छुआना होता है। अब वो परीक्षा नहीं रह गई है, वो कम से कम 7 बार हाथों की ताकत पर अपने सीनों को 7 बार लगाना था। 50 दंड थी। दंड का मतलब जो है जमीन में हाथ टच करके इस तरह से सीना टच करना था। 50 बैठक थी। और फिर 4800 मीटर की दौड़ थी जो 30 मिनट में दौड़ना था। उस समय जो परीक्षा थी उसमें दौड़ ही थोड़ी आसान थी, बाकी सारा कुछ बहुत कठिन था। और अब हमारे लिए कठिन नहीं था, क्योंकि इसलिए नहीं कठिन था क्योंकि हम तो हल्के शरीर के भी थे। क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, दौड़ते थे, आम खूब तोड़े ही थे, इमली खूब तोड़े ही थे, क्रिकेट खूब खेले ही थे। तो ये सब काम आता है। जैसे अगर मैं अपनी पढ़ाई की वजह से सब इंस्पेक्टर बना तो आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें अगर पढ़ाई की वजह से मैं पढ़ाई का योगदान अगर 50% है मुझे सब इंस्पेक्टर बनाने का, या 10% मान लीजिए एग्जाम है, तो 90% मेरी नालायकी को है। और मैं जो खेलता कूदता था उसकी वजह से, नालायकी नहीं कहूँगा क्योंकि खेलना मैं कभी मेरे बाबू कहते थे नालायक है लड़का आपके घर में कहते होंगे। तो मैं खेलने कूदने की वजह से बना। तो जो फिजिकल था, मैं भाई 61 मीटर गेंद थ्रो करना था, मैं पहली बार में ही फेंक दिया। 3 चांस मिलना था, मैं पहली बार में ही फेंक दिया। 13 फीट लॉन्ग जंप थी। नहीं, सॉरी, मैं फिर बताता हूँ। 13 फीट लॉन्ग जंप नहीं थी, 15 फीट लॉन्ग जंप थी। 13 तो बाद में हुई है। 15 फीट, अब 13 फीट नहीं थी, 15 फीट लॉन्ग जंप थी। तो 15 फीट लॉन्ग जंप करनी थी, मैं पहले ही चांस में मार दिया। और इसके बाद चीनी नप 7 में पास था, लेकिन मैं 14 मारा। मैं हाँक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं आपको। और इसके बाद जो है दंड सपाट भी समय में मार दिया। दौड़ जो मैं लगाया दोस्तों, आपसे बताता हूं कि एक राउंड में ही जो है गोरखपुर में पीएससी कौन सी बटालियन थी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो है एक राउंड में दौड़ना था। मैदान में 400 मीटर का मैदान था, 12 चक्कर लगाने थे। और उस दिन करीब 30-35 लड़के पास किए थे फिजिकल। 3500 लड़कों को एक साथ दौड़ना था। और मैं जब दौड़ा हूं तो शुरुआत में ही मैं सबसे आगे हो गया। और फिर मैं आगे होता गया। जो सेकंड आए मेरे पीछे आए, सियाराम वर्मा जी सब मेरे साथ भर्ती हुए थे, वो भी इंस्पेक्टर हुए हैं। इस समय मलिहाबाद कोतवाल थे, पहले अभी जो है लखीमपुर खीरी में हुए हैं, लखीमपुर खीरी ट्रांसफर हुआ है। वो सेकंड आए थे, लेकिन पूरे एक चक्कर में उनको पछाड़ा था। तो वो इसलिए क्योंकि मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। एक चीज और बात है, जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो सपना हम देखते हैं उनको सच करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो वो सच जरूर होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब जग जाइए तभी सवेरा हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि समय भी जरूरी है। अब कल परीक्षा है सब इंस्पेक्टर की, रात में आपने ठान लिया कि अब हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तो 12 घंटे में थोड़े पढ़ लोगे भैया। या 10 दिन बाद परीक्षा है तो 10 दिन में थोड़े पढ़ लोगे आप कोई भी परीक्षा। तो सपना देखिए, उसको पूरा करने के लिए जो आपके पास प्रयास है उसको करिए। और जब आप यथा संभव, यथा उचित और अपने उपयुक्त जो उचित साधन है उनका प्रयोग करते हुए अपने सपने को जीने का प्रयास करेंगे
उसको सच करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो सपना आपका, मुझे लगता है सपना नहीं रहेगा, उसको हकीकत में बदलना ही पड़ेगा। तो फिजिकल परीक्षा जो है, अब जो लड़के, फिजिकल का भी बड़ा मज़ेदार रहा। जैसे मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि जैसे आप ये सोच रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा हम दे रहे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, जो पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, उन सब से आपका कंपटीशन होना है। क्योंकि मुझे लगता है अगर 10-5% ऐसे लोग हैं जो आईएएस दे रहे हैं तो पीसीएस नहीं देना चाहते, पीसीएस दे रहे हैं तो दरोगा नहीं देना चाहते, लेकिन 90% देते हैं परीक्षा को। तो जैसे कोई लड़का जब फिजिकल का नंबर आया तो कोई लड़का ये बताए कि जो है हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी मेंस में नाम आया और जा रहे हैं फिजिकल देने, हमारा तो होना है। तो लगता था यार हम लोग कैसे होंगे, तो सब इलाहाबादी हो जाएंगे कहा, ये दिल्ली वाले हो जाएंगे कहा, हम कैसे होंगे, हम तो कहीं घर से बाहर तैयारी करने ही नहीं गए। पता लगा वो गए गुरु और लौट आए उधर से। कैसे लौट आए यार, गेंदा जो है रह गया 4 मीटर रह गया, कोई कहे 1 बालिश रह गया। तो सिंपैथी तो ऊपर से दिखा, लेकिन अंदर से खुश हो कि एक कंपटीटर कम हुआ। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, आदर्शवाद बात की बात में नहीं करता, ये नैसर्गिक सिद्धांत है, ये सत्य है, शाश्वत सत्य है कि कंपटीशन में जब अपने से जो मजबूत लगता है और वो कट जाता है और हम बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से अंदर से खुशी मिलती है। भाई कम से कम मुझे तो मिली, आपको मिलती है नहीं मिलती है मैं नहीं जानता हूं। तो हुआ ये कि रिटर्न भी मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया, सबने क्लियर नहीं कर लिया। रिटर्न की फिजिकल मैंने क्लियर कर लिया, मैंने क्लियर कर लिया, सबने क्लियर नहीं कर लिया। और हुआ क्या कि जहां 1700 पदों पर भर्ती होनी थी, वहां मात्र 1634 लड़के फिजिकल क्वालिफाई कर पाए पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब 1700 जगह पर भर्ती होनी है, 1634 लड़के क्वालिफाई कर पाएंगे। आप कहेंगे कि यार उस समय नौकरी मिलना आसान था? आसान बिल्कुल नहीं था, ना उस समय आसान था ना आज आसान है। जिस समय उस समय जितना आसान था उतना ही आज आसान है। जो पढ़ने वाले थे उस समय भी पा रहे थे, जो पढ़ने वाले हैं आज भी पाएंगे। तो 1634 लड़के केवल बचे। अब जब 1634 लड़के केवल बचे तो ये हुआ कि अभी रिटर्न बाकी है, इंटरव्यू बाकी है। रिटर्न परीक्षा हुई और मुझे लगता है कि लड़कों की संख्या इतनी कम पड़ गई थी कि बोर्ड ने पूरी कोशिश की कि कोई लड़का अब फेल ना हो। तो रिटर्न जो मेन रिटर्न था हमारा वो बहुत आसान दिया गया, बहुत ही आसान सवाल दिए गए। और लेकिन हिंदी भी था उसमें, हिंदी का अलग पेपर था, डिस्क्रिप्टिव था, मतलब लिखने वाला था, कॉपी मिली थी। और जो है बाकी विषय जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का था। जो सबसे आसान लगता है वही कई बार सबसे कठिन हो जाता है। वो कहते नहीं कि जो है वो मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो मतलब लड़के जो तैयारी इलाहाबाद कर रहे थे, जो दिल्ली कर रहे थे, जो जनरल नॉलेज बहुत पढ़ रहे थे, हिंदी में फेल होते गए। पता लगा कि 200-300 लड़के हिंदी में फेल हो गए। फिर रिटर्न में अब लड़के और कम हो गए। इंटरव्यू के लिए केवल 1200 लड़के बचे, 1200 बचे, 1150 बचे, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतने बचे। इंटरव्यू जो है पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर में सबका हुआ, एक साथ हुआ। और वो ग्रुप डिस्कशन नहीं होता था, इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के लिए हम अपने घर से आए, और घर से आए क्या, बाबू हमारे आए, बड़े भैया हमारे सिपाही थे पुलिस में, अभी भी दीवान है वो भी आए। हमारी बुआ जी रहती हैं लखनऊ में, उन्हीं के यहाँ हम लोग रुके।
अब जो है इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए, अब अगर हमसे कोई पूछे तो जब मतलब जो लोग तैयारी करते थे वो जानते थे, जो इंटरव्यू फेस किए थे वो जानते थे। हम देहात के रहने वाले, हमको क्या मालूम क्या पहन के जाना चाहिए। हमें तो ये मालूम था कि भाई जो सबसे अच्छा कपड़ा हो घर में उसको पहन लो, चले जाओ। तो अब अच्छे कपड़े में क्या था, जो एक सफारी सूट मेरे पास था, नया था, ज़्यादा पहना नहीं था हमने, उसी को लेके आ गए। हमने कहा इस सफारी सूट पहन के जाएंगे। अब सफारी सूट पे जूता होना चाहिए, जूता हमारा स्पोर्ट वाला था, तो ये हुआ चमड़े का जूता हो जाए तो और अच्छा है। अब ऐसी कोई गरीबी भी नहीं थी, लेकिन एक दिन इंटरव्यू देने के लिए अब चमड़े का जूता कौन खरीदे, तो हमारे फूफा जी का जूता। अब वो जूता छोड़ा इतना इतना बड़ा था हमारा जो है तो इतना बड़ा जूता था, तो उसमें आगे रुई ठूंस दिए। अब मैं बढ़िया जो है सफेद जो है सफारी सूट और जूता पहन के इंटरव्यू देने गया। कोई आदमी जो है, हर आदमी, अब अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं कि सफेद शर्ट हो बढ़िया सी, और एक काली पैंट हो और काला जूता हो, टाई वगैरह लगा हो तो और अच्छा है, और नहीं भी लगी है तो कम से कम इसको मानते हैं कि एक जो है सभ्य इंटरव्यू देने वाले की ये वेशभूषा होती है। अब हमारे पास थी नहीं, हम जिनसे पहन के चले जाते, हमको मन में नहीं था कि क्या पहन के जाना चाहिए क्या नहीं पहन के, नहीं तो भैया हम सफारी सूट पहन के और जो है पहुंच गए। इंटरव्यू जो है उस समय डीआईजी थी सुतापा सन्याल मैडम, उन्हीं बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। हम लोग सब लोग बाहर बैठे रहे, बारी बारी से नाम बताते जाएं। जब मेरा नंबर आया मैं भी अंदर गया तो मुझे देखते ही किसी ने कहा, इतना तो याद नहीं आ रहा किसने कहा, यार सफारी बड़ी अच्छी है तुम्हारी। तो मैं कुछ नहीं बोला। तो फिर पूछा शादी में बनवाए हो क्या, तो हमने कहा नहीं सर। तो कहा अच्छी है, तो हम कहा थैंक यू सर। अब उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं धर्मराज जी। हमने कहा सर हम जो है बीएड कर चुके हैं और बीएड कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं जो है परीक्षाओं की। आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। तो हमने कहा सर सही चीज़ ये है कि पुलिस की जो सेवा है मुझे बहुत प्रभावित करती है। मेरे भैया भी सिपाही हैं और मुझे लगता है कि जो त्वरित कार्रवाई है वो सबसे पहले पुलिस ही कर सकती है, इसलिए मैं पुलिस में आना चाहता हूँ। तो कहा अगर पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम दूसरी नौकरी नहीं करोगे। हमने कहा नहीं सर वो तो करूँगा मैं, लेकिन वो सेकेंडरी है। उन्होंने कहा तुमने बीएड किया हुआ है तो तुमको टीचर बनना चाहिए। हमने कहा सर मेरे लिए दोनों पसंदीदा हैं, लेकिन ज़्यादा पसंदीदा पुलिस की ही सेवा है। अच्छा ये बताओ उपाध्याय जी राष्ट्रगान जानते हो। हमने कहा हाँ सर जानते हैं, सुनाओ। मैं खड़ा हुआ और जो है राष्ट्रगान मैंने सुनाया, जनगण मन अधिनायक जय है। उन्होंने कहा यार राष्ट्रगान तो तुमने सुना दिया, बड़ा अच्छा सुनाया, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है। हमने कहा सर थैंक यू। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ बताओ। अर्थ हमको मालूम ही नहीं था, उस समय नहीं मालूम था, मतलब अब मालूम है। तो जब हमको अर्थ मालूम ही नहीं था तो हमने कहा सर अर्थ तो मुझे नहीं मालूम है। कहा अरे कैसे अध्यापक हो आप, कैसे बच्चों को क्या बताओगे, अगर बच्चे ने स्कूल के पूछ लिया तो क्या बताओगे। हमने कहा सर मैं क्षमा मांग लूंगा, अगले दिन बताओ। नहीं बच्चे क्यों क्षमा करने लगेंगे तुम्हें। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा इंटरव्यू में भी, जो मुझे लगता है सही हूँ गलत हूँ, वो आपके जो ज्ञान है उसका टेस्ट नहीं करते हैं। वो टेस्ट करते हैं आप सवालों को किस तरह से लेते हैं, उनका सुगमता पूर्वक जवाब देने में विश्वास करते हैं या उनको उलझाने की और कोशिश करते हैं। फिर कहा अच्छा ये बताइए, आपको मैंने भर्ती कर लिया, आप थानाध्यक्ष बन गए और जो इलाके के विधायक जी है वो रोज तुम्हारी शिकायत कप्तान साहब से करते हैं, तो तुम क्या करोगे। हमने कहा साहब हम उनको समझाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे कि मतलब जो है गलत। वो क्यों समझेंगे तुम्हारी बात, यार वो विधायक है, वो जो है
थानाध्यक्ष की बात क्यों समझने लगा? बताओ क्या करोगे? तो हमने कहा संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उनको। कहा अच्छा, वो तो कहेंगे कि हमको जो है 10 किलो बादाम दे जाओ, रोज 10 किलो काजू भिजवा दो, लड्डू भिजवा दो, मिठाई भिजवा दो, क्या करोगे? तो हमने कहा साहब ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। रही मिठाई वाली बात, अगर कोई पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है हमारा, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, तो उतना मान लो एक आध डिब्बा लेकर जा भी सकता हूँ। कहना अच्छा, और फिर भी वो तुम्हारी शिकायत करता रहेगा तो क्या करोगे? तो हमने कहा साहब करता रहेगा तो करता रहेगा, हमको होमगार्ड तो बना नहीं देगा। अच्छा, तो तुम विधायक से लड़ोगे? हमने कहा नहीं साहब, हम क्यों लड़ने जाएंगे। अच्छा, मैं जो जवाब देता था वो बड़े कॉन्फिडेंस से देता था, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव जरूर पड़ा होगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ धर्मराज तुम्हारा नाम है? हम कहा हाँ नाम है। कहने एक धर्मराज और हुए हैं, मालूम है कौन है? हम कहा हाँ सर, धर्मराज युधिष्ठिर हुए हैं महाभारत के। कहा अच्छा, उनकी कोई विशेषता बताओ। तो हमने कहा सर वो झूठ नहीं बोलते थे। कहना अच्छा अच्छा, तो तुम कितना झूठ बोलते हो? तो हमने कहा साहब गैर जरूरी नहीं बोलता हूँ, कई बार जरूरी हो जाता है, बोलना पड़ता है। अरे झूठे होकर के पुलिस में आना चाहते हो? हमने कहा सर जो ये तो मैंने सच बात आपको बता दी। तो फिर मतलब भाई जो है मेरा इंटरव्यू हो गया, डॉक्टरी सबकी हो गई, डॉक्टरी में कोई ऐसी अनफिट वाली बात ही नहीं थी, डॉक्टरी में भी पास हो गया। इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, इंटरव्यू में जो पास होता उसको सबको सेलेक्ट होना था। अच्छा, इसी दौरान जो एक बात हुई थी कि मेरे बाबा जी को जो है कैंसर हो गया था, वो वहीं पीजीआई लखनऊ में भर्ती थे, तो उनको भी देखना जाना रहता था। खैर जो है इंटरव्यू वगैरह हो गया, बाबा के पास मैं 1-2 दिन रहा, मैं अपने घर चला आया, गांव चला आया। अब ये हुआ कि रिजल्ट आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इस तरह से देखा जा रहा था। हमारे मौसा जी वहीं बहराइच में थे, तो उनके यहाँ टेलीफोन था, और जैसे बाबा हमारे भर्ती थे यहाँ, वो समय नहीं था कि जब मोबाइल हो या टेलीफोन घर घर में हो, अब तो बड़ी सुविधा है। तो मेरे बाबा जी के बारे में सूचना जो है, बाबू फोन करते थे मौसा के यहाँ, तो वही मालूम करने के लिए मैं गया मौसा के यहाँ। तो वहाँ पर जो है मौसी ने मेरी बताया कि जो है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। अरे खुश होने तब ये मतलब यार सर्विस मिल गई थी, इससे बढ़कर के क्या खुशी हो सकती है। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन 33वीं रैंकिंग मिली मुझे, और मैं सेलेक्ट हो गया। थोड़े दिन बाद मैं जो है वेरिफिकेशन वगैरह थाने से हो गया, वो सब हो गया, और एक दिन पता लगने लगा कि अब मुरादाबाद और सीतापुर में 10 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। मेरे घर कोई लेटर नहीं जाए। अब मैं परेशान मैं पता करने PSQ चला गया। वहाँ उस दिन शुक्रवार थी, हर आदमी टाइट। तब हमको मालूम चला कि पुलिस में शुक्रवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि उस दिन परेड होती है, उस दिन मुआयना होता है, उस दिन जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है वो भी वर्दी पहनता है। तो फिर जब मैं वहाँ गया, वहाँ पता किया, तो पता लगा कि सबको कॉल लेटर भेजे गए हैं और पहुँच जाएंगे। खैर मैं पहुँचा, और जो है इलाहाबाद से फिर से ट्रेन पकड़ करके अयोध्या आया। अयोध्या उतरा, हनुमानगढ़ी गया, बाबा के दर्शन किए। और मैं एक बात बताता हूँ आपसे, मैंने क्या कहा। मैंने कहा बाबा बजरंगबली, जो मेरी मेहनत थी या जो मेरा प्रयास था, उसमें जो आपको कृपा करनी थी, कोई कृपा की कमी नहीं रखी है। अब आगे आप क्या करेंगे हमारे लिए, वो सब आप पे छोड़ता हूं। मुझे कोई कलेक्टर बनने की चाह नहीं है, मुझे कोई इससे बड़ी नौकरी की भी कोई बहुत, हमको पता ही नहीं था कि इससे बड़ी भी कोई नौकरी होती है यार। तो इसके बाद मैं घर चला आया, और 1-2 दिन बीते होंगे। एक दिन जो है हमारे थाने से 2 सिपाही मोटरसाइकिल, राजदूत उस समय चलती थी, राजदूत ही रही होगी, राजदूत से ही शायद आए थे, आए
दरवाजे पर रुके और वो लेटर दिए कि कल जो है सीतापुर पीटीसी सीतापुर में आमद करानी है ट्रेनिंग के लिए। रात कटी, अगले दिन घर वाले पैर छुए, घर वालों के, बाबा भी घर आ गए थे, दादी थी, अम्मा, बाबू और जो अपने बड़े बुजुर्ग थे सबके पैर छुए और इक्के पर बैठ करके, गांव का ही इक्का था, चल दिए थे सीतापुर के लिए। और लखनऊ आए, उस समय पुल था नहीं सीतापुर से बहराइच के बीच वाला, लखनऊ आए, लखनऊ से सीतापुर आए और ट्रेनिंग हमारी शुरू हो गई। तो मैं जो इतनी देर आपको बताया, वो यही कहना चाहता हूँ कि जो लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आपने बहुत मेहनत पहले नहीं कर पाई है तो भी समय सबको मौका देता है और ये वो मौका है जो आपके लिए आया है। देर बिल्कुल ना करें। वो डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर नहीं है कि जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, गम से दामन को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अश्क से दामन को भिगोती ही चली जाती है। काम है नेक तो फिर देर न करिए साहब, देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। तो आपसे यही कहना है, किताबें खरीदिए, पढ़ना शुरू करिए, फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। अब उतना फिजिकल जो हम लोगों ने दिया वो फिजिकल नहीं, अब दौड़ ही है केवल। मैं अगला वीडियो भी डालूंगा, कल भी डाल सकता हूँ, परसों डाल सकता हूँ, आज भी डाल सकता हूँ। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग इसमें फार्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर पढ़ाई के बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो मेरे साथ मेरे दोस्तों जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। सोचा तो ये था कि ये जो मैं बता रहा हूँ किसी बड़े चैनल पर बताऊंगा, किसी बड़ी जगह बताऊंगा, लेकिन चूंकि परीक्षा बहुत शीघ्र है और आप ये न सोचते रह जाएं कि हमने तो मेहनत शुरू में नहीं की, अब कैसे हो पाएगा। तो आप सबके हौसले को बढ़ाने के लिए, और फिर मैं ये मानता हूं कि जो सर्वहारा है वही असली भगवान है। सर्वहारा की जो आवाज है वही असली भगवान की आवाज है। और जो हमारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो बड़े घर का भी हो सकता है, वो छोटे घर का भी हो सकता है, लेकिन अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, तो उसको अगर कुछ मदद मिलती है तो निश्चित रूप से ईश्वर प्रसन्न होंगे मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद, जय भारत।